नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम है राहुल सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था पर। इसका दूसरा नाम है स्थानीय स्वशासन। आने वाले एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में जीएस आता है, उस एग्जाम में जीएस के संविधान वाले टॉपिक में यहाँ से सवाल बनता है। लेकिन अगर आप बैठ रहे हैं लेखपाल के एग्जाम में, दारोगा के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में, तो समझिए यहाँ से सवाल फिक्स है, आना ही आना है। तो बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था पर या स्थानीय स्वशासन पर। स्थानीय स्वशासन का मतलब ही है स्थानीय लोगों के हाथों में सत्ता का शासन सौंपना। ठीक है, स्थानीय लोगों तक शासन पहुंचना। और स्थानीय लोग से मतलब है ग्राम लेवल पर। स्थानीय लोग मतलब जनता कहाँ रहती है? गांव में, क्षेत्रों में, खंडों में, शहरों में, महानगरों में। इस लेवल पर पंचायत राज की व्यवस्था करनी थी, शासन की व्यवस्था करनी थी। कैसे शुरुआत हुई, कैसे खत्म हुआ, आज का जो हमारा पंचायत राज व्यवस्था है ये कैसे बनी, इस पर डिटेल चर्चा करनी है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन अपने भारत में प्राचीन काल से था, लेकिन हमें वो कंटेंट पढ़ना है जितने से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन के जनक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं जनाब लॉर्ड रिपन साहब। लॉर्ड रिपन साहब ने सबसे पहली बार मद्रास में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी 1882 में। 1882 में उन्होंने पहला प्रयास किया था और ये सफल प्रयास था मद्रास में। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं हम स्वतंत्रता के बाद की, तो स्वतंत्रता के बाद में कॉन्सेप्ट बनाना था हमें लोकतांत्रिक। याद रखिएगा, हमें बनाना था कॉन्सेप्ट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। यही शब्द है जो बार बार सवाल में आता है, तो इस शब्द पर फोकस कर, इस वाले शब्द पर फोकस करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जनता के हाथों तक सत्ता की पहुंच हो सके, इसका तात्पर्य इस बात से था। और इसी शब्द पर फोकस करना, यही शब्द आता है बार बार। इस शब्द का मतलब ही है ग्रामीण जनता तक शासन की पहुंच, ग्रामीण जनता के हाथों में सत्ता की पहुंच। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ में, इस कॉन्सेप्ट के लिए ही स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात पहले से कर रहे थे और गांधीवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे सब स्थानीय स्वशासन के ऊपर पुरजोर बल दे रहे थे, सिवाय भीमराव अम्बेडकर जी को छोड़ के। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को जगह मिली और अनुच्छेद 40 आर्टिकल नंबर जो 40 है, यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व में बातें क्या है कि राज्य सरकार बाध्यकारी नहीं था। सरकार अगर सक्षम होगी तो वो स्थानीय स्वशासन चलाएगी, नहीं है तो नहीं चलाएगी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य सरकार के लिए कर्तव्य लिखे होते हैं, मतलब वो बाध्यकारी नहीं होता, उन पर कानून बनाए या वो चीजें लागू करें। तो आर्टिकल नंबर 40 में बात करी गई स्थानीय स्वशासन की, मतलब राज्य के सरकार के पास ये कर्तव्य था कि अगर वो सक्षम है तो ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था अपने राज्य में करे, नहीं है तो नहीं कर सकती। ठीक है, और इसके लिए फिर तब कुछ समितियां बनाई गई जिनसे कुछ सलाह ले सकें, हम परामर्श ले सकें कि अगर स्थानीय स्वशासन हमें लागू करना है तो कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जितनी समितियां बनाई गई थी उनमें से कुछ समितियों पर सवाल बड़े बेहतरीन पूछे जाते हैं। आओ सीखते हैं। तो नोट्स बनाते रहना, मैं जो बोल रहा, मैं इतनी रात में मेहनत कर रहा ना, इतना पढ़ाने के बाद ये एडिटिंग वगैरह मैं खुद ही कर रहा इस लॉकडाउन में बैठ के। तो आपका भी फर्ज बनता है क्या कि मेरे चैनल को आग लगा दो, पहुंचा दो दूर दूर तक, सब्सक्राइब करवा दो, लाइक करवा दो, नहीं लाइक छोड़ो तो केवल सब्सक्राइब करवा दो, लोगों तक पहुंचाओ जो इसे देखें, बस इतना कर दो। मैं तुम्हारे लिए कर रहा तो मेरे लिए कर दो, बस इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जितनी समितियां इंपॉर्टेंट थी उनमें से पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम दिए होंगे किसी भी एग्जाम का और ये वाला टॉपिक आया होगा तो आपको याद आ रहा होगा बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने 1957 में अपनी परामर्श दी
एक बलवंत राय मेहता साहब थे, उनकी अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। 1957 में इन्होंने एक सलाह दिया, एक परामर्श दिया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 लेवल पर होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश करी थी बलवंत राय मेहता साहब ने। और वो 3 लेवल पर कौन कौन सी चीजें थी? तीनों लेवल में थी ग्राम लेवल, मतलब गांव विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर, दूसरा था ब्लॉक लेवल या खंड स्तर पर, और तीसरा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत, ठीक है, या जिला स्तर पर पंचायत। इसकी सिफारिश करी थी बलवंत राय मेहता साहब ने। तो कभी कभी सवाल आता है कि किस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया था या होना था, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगर आपसे पूछा किस समिति की अनुशंसा में त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाने की बात कही गई थी, तो हमारा आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट समिति बनाई गई थी अशोक मेहता समिति, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के ठीक 20 साल बाद बनाई गई। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए, अशोक मेहता समिति से पहले ही समझ लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति जब 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी कि 3 स्तरीय लेवल पर ये बनना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद 2 अप्रैल 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय सुशासन को लागू किया गया था। कहाँ पर? ये सवाल बनता है, किस जिले में या किस स्टेट में पहली बार स्थानीय सुशासन को लागू किया गया था? तो आपका आंसर होगा राजस्थान में। कहाँ पर? नागौर जिले में। कब? 2 अप्रैल 1959, ठीक है, 2 अप्रैल 1959। इसके बाद रिपोर्ट आई अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता समिति जी ने 3 स्तरीय बताए थे, जबकि अशोक मेहता समिति ने अपनी परामर्श में, अपनी सलाह में बात कही कि ये जो पंचायत राज व्यवस्था है या स्थानीय शासन व्यवस्था है, इसको सिर्फ 2 स्तरीय कर दिया जाए, ठीक है। सिर्फ 2 स्तरीय व्यवस्था में उन्होंने एक लेवल तो लिया था जिला, एक जिला स्तर की बात करी थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करी थी, और एक उन्होंने बात करी थी मंडल की, मंडल स्तर। अब मंडल ये आज वाला मंडल नहीं है, ठीक है। मंडल स्तर पर क्या किया उन्होंने? उन्हें गांव, जितने भी ग्राम थे और जो ब्लॉक थे, उनको हटा के उनके जगह पर मंडल स्तर कर दिया। इन दोनों को हटा के मंडल कर दिया, मतलब सिर्फ 2 लेवल पर। और मंडल हम उन्हें बोलते जिन जगह 15,000 से 20,000 लोगों की जनसंख्या होती। अशोक मेहता की समिति ने कहा कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत थी, उसके बजाय 2 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की जाए। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए सवाल, किस समिति की अनुशंसा पर 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाने की बात कही गई, तो हमारा आंसर होगा अशोक मेहता समिति, ठीक है। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति जो थी वो था LM सिंघवी समिति, अर्थात लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बलवंत राय मेहता समिति के बाद में अशोक मेहता समिति, और ये जो तीसरी है लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, अर्थात LM सिंघवी समिति। 1986 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट या अपने सलाह में बोला उसमें से 3 बातें बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं तीनों से बार बार सवाल आता है। इन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए। ये पहली बात इन्होंने बोली। संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए इसलिए बोला क्योंकि अनुच्छेद जो 40 के अंतर्गत था, पहले से ही अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन में व्यवस्था होने की वजह से राज्य के जो नीति निदेशक तत्व में आते थे, तो राज्य कंप्लीटली कर्तव्यता पूर्ण से अपना काम नहीं कर पाता था। और अगर राज्य से स्थानीय स्वशासन को अच्छे रूप से चलाना था तो जरूरी था कि उसे एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाए, ठीक है। दूसरी इन्होंने बात करी थी, पहली बात करी सिंघवी समिति ने कि संवैधानिक दर्जा मिल जाए।
इनकी दूसरी सिफारिश थी कि न्याय पंचायत का गठन किया जाए एक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम स्तर पर, हर एक ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत की व्यवस्था कीजिए। वो जो सरपंच वगैरह होते नहीं है उनकी बात की गई, ठीक है। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की बात ही कर दी कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन होना चाहिए। कितने स्तरीय भाई? त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पर, बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। सिंघवी समिति की रिपोर्ट के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद में पेश किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पेश किया गया, उसमें बात कही गई कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की, ठीक है। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। हालांकि उसके पहले राजीव गांधी जी भी इसके प्रयास में थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पेश किया गया था, उसे 24 अप्रैल 1993 को पारित करके लागू कर दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। तो अगर आपसे पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ, तो आपका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इज दैट क्लियर? क्लियर। अगर आपसे पूछा जाता है कब से संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ, तो आपका आंसर होगा 1993 से। डेट पूछे तो 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था का ये संवैधानिक दर्जा मिला था। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत दिवस। पंचायत दिवस मनाया जाता है। समझ रहे हो क्यों मनाया जाता है? समझ में आ रहा? हर साल 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये संविधान में पंचायत राज व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन को जगह मिली भाग 9 में। किसने में? भाग 9 में। अनुसूची, या पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो हमारा आंसर होगा अनुसूची 11 में। पूछा जाए किस आर्टिकल में है, मतलब किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, तो हम बोलेंगे 243 से लेकर के 243 ओ तक। ABCD होता नहीं है ऐसा। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था की बात करी गई, अनुसूची 11 में है। और किस भाग में है, तो संविधान के 9वें भाग में है। 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद होते हैं, कुल 16 अनुच्छेद बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था संविधान के किस भाग में है, तो हम कौन सा भाग बोलेंगे? 9वें भाग में। किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। किस अनुच्छेद में है, तो 243 होता है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज व्यवस्था को, और जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई वो हो गई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई। 3 स्तरीय पंचायत में क्या होता है? ग्राम स्तर पर ग्राम का मुखिया या प्रधान जिसे बोलते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल पर, खंड लेवल पर, खंड स्तर पर, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर। 3 स्तर पर ये लागू किए गए, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, आइए सीखते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, रिजर्वेशन की बात की गई, सीटों के आरक्षण की बात की गई। तो सीटों के आरक्षण की बात अगर हम करें, तो जितने भी पंचायत सदस्य होंगे उनकी कुल संख्या का मिनिमम 1/3 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं को रिजर्वेशन मिला कि टोटल मेंबर्स के 1/3 मेंबर फीमेल होंगी, वीमेन होंगी, ठीक है।
1/3 याद रखिएगा, टोटल संख्या के, टोटल पंचायत सदस्यों की संख्या का कितना, तो मिनिमम बोला मैंने, कम से कम 1/3 महिला सदस्य होने चाहिए। कम से कम का मतलब है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो 1/3 से बढ़ाकर और भी ज़्यादा कर सकती है, लेकिन महिला सदस्यों की संख्या 1/3 से ज़्यादा कम नहीं कर सकती। मतलब समझ सकते हो आप ऐसे कि अगर 30 मेंबर हैं टोटल, तो उसमें से 10 मिनिमम महिलाएं होनी चाहिए, बाकी 20 पुरुष होने चाहिए। मिनिमम 10, 30 में से 10, ऐसा, इससे कम नहीं कर सकते थे। ठीक है, इससे कम नहीं कर सकते। तब बिहार जो है, बिहार ये ऐसा पहला राज्य बना जिसने 50% समझते हो, मतलब आधा, 1/2, मैं मैथ पढ़ाता हूँ आपको तो आता होगा ना। बिहार 50% महिला रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बना। कौन सा राज्य बना? पहला राज्य। ठीक है, इसके बाद और भी राज्य आए हैं, मध्य प्रदेश भी, हिमाचल प्रदेश भी, लेकिन उन पर चर्चा नहीं। हमेशा पहले वाले के बारे में पूछा जाता है, आपको पता होगा, पूछा जाता है ना, जो फर्स्ट है उसी के बारे में दुनिया जानती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में सब भूल जाते हैं, कोई ज़्यादा केयर नहीं करता है ना। सेम वैसे ही है, बिहार पहला राज्य था जहाँ पर पहली बार 50% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। किसमें? पंचायत राज व्यवस्था में। ठीक है, तो अगर हम चुनाव की बात करें तो राज्य में पंचायती चुनाव, अगर चुनाव की बात करें तो राज्य में जो पंचायती चुनाव होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आपको याद होगा चुनाव आयोग होता है, तो चुनाव आयोग बाकी चुनाव करवाता है, वो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, बाकी चुनाव आयोग। लेकिन जितने पंचायत से रिलेटेड पद होंगे उनका चुनाव हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए भाई, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था राज्य सूची में है, स्टेट लिस्ट में है पंचायत राज व्यवस्था, इसलिए इसका निर्वाचन या इसका चुनाव जो होता है वो हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? क्लियर। कार्यकाल जो होता है किसी भी त्रिस्तरीय पंचायत में किसी भी मेंबर का, चाहे ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, सबका कार्यकाल 5 वर्ष का। ठीक है, अच्छा ये बात, इसको छोड़ो, आप ये बात याद रख लीजिएगा कि जो चुनकर आएंगे, जिनका इलेक्शन होगा, जो इलेक्ट होके आएंगे, हमेशा वो 5 वर्ष के लिए ही आएंगे। जिनका चुनाव होता है वो हमेशा 5 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, पंचायत में भी और बाकी चुनाव में भी। ठीक, अगर हम बात करें कि इस चुनाव के, इसमें त्रिस्तरीय पंचायत के किसी भी स्तर के चुनाव के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा न्यूनतम आयु होनी चाहिए, न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर। इसको याद रखिएगा। ठीक, कभी कभी पूछा जाता है पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु बताइए, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 21 वर्ष, 21 ईयर। आप समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? तो बस अब और क्या चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ये ऐसे याद रखिएगा। वो जो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो लोकसभा है और विधानसभा है, लोकसभा और जो विधायक और सांसद होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक है, 25-30 वहाँ, लेकिन पंचायती चुनाव के लिए हमेशा एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। ठीक है, इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात एक और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंचायत चुनाव के बाद पंचायतों को रुपए चाहिए होते हैं, तभी तो वो उन रुपयों से काम करेगा अपने क्षेत्र में। अब ये रुपए पैसे देगा कौन? तो इसके लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर
प्रत्येक 5 वर्ष पर, कितने वर्ष पर भाई? 5 वर्ष पर। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल करता है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा या मैं लिख दूं? मैं लिख देता हूं। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और पंचायत स्तर पर हर एक मेंबर को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जो बजट चाहिए, पैसे चाहिए, उन पैसों को या फिर कितने पैसे चाहिए, कितनी राशि चाहिए, कितना वित्त चाहिए, उन वित्त पर चर्चा करता है राज्य वित्त आयोग। कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है। ठीक है, ठीक है। इतनी बातें थी पंचायती राज चुनाव में इस वीडियो से संबंधित। ठीक है, अभी आप जितना पढ़ चुके हो, इन पर क्वेश्चन अगर करना है तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। ठीक, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो बताइएगा जरूर, तभी इसका अगला पार्ट बनाएंगे। अभी हमने सीखा है पंचायत राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन बना कैसे, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें क्या थी, और अभी हमें अगली वीडियो में इस पर क्वेश्चन करना है। फिर हम आएंगे ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर और नगर पालिकाओं पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।